नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाली है DFCCIL की MTS और ALP भर्ती के बारे में। वैसे तो दोस्तों आपने नाम ये पिछले काफी दिनों से सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर अपन जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। MTS और ALP वैकेंसी के बारे में अलग अलग RTA रिप्लाई आप पिछले काफी दिनों से देख ही रहे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट बात करने वाली है MTS और ALP की जो भर्ती है, ये भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पदों पे आ सकती है, उसके बाद में कौन कौन सा बच्चा है जो ALP के लिए आवेदन कर पाएगा। ALP की वैकेंसी DFCCIL में पहली बार आ रही है, इससे पहले कभी नहीं आई थी। और MTS की वैकेंसी है, इसमें आवेदन करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद में एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। 2018 में पिछली बार MTS की वैकेंसी आई थी, तो उसके बाद में बहुत सारे बच्चे चैनल पे नए जुड़े होंगे जिनको पता नहीं होगा भी MTS के बारे में भी MTS के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह ये क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड वाले बच्चे आवेदन करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि भाई इसके अंदर पेपर पैटर्न क्या रहेगा, अलग अलग ट्रेड एलिजिबल होती है, फिर इसके अंदर फिजिकल भी होता है, तो बहुत सारे बच्चों को फिजिकल के बारे में पता नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पे भर्तियों के बारे में सभी अपडेट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां पे मैं शेयर करता हूं। ऑलरेडी लगभग 4000 के आसपास में बच्चे उसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, इससे पहले तो नहीं बनाया दोस्तों। DFCCIL में अलग अलग RTA लगाएगी, जिसमें पूछा गया भी MTS और ALP की भर्ती के बारे में पूछा गया, वैकेंट पोस्ट कितनी है और इनकी भर्ती कब तक आ सकती है। और उसके बाद में DFCCIL की तरफ से जो रिप्लाई है वो पॉजिटिव रिप्लाई है, मतलब क्या कि वैकेंसी जल्द आ सकती है इस प्रकार की। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों MTS और ALP के अंदर वैकेंसी कितनी आ सकती है, खाली पद इन्होंने कितने बताए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए भी RTA रिप्लाई के अकॉर्डिंग MTS है मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली जो वैकेंसी है, इसके अंदर इन्होंने टोटल जो वैकेंसी खाली बताई है वो 703 पोस्ट बताई है। और ये जो 703 पोस्ट है ये 2023 की जनवरी फरवरी के स्टार्टिंग तक बताई है। तो आगे जब तक भर्ती आएगी तो और भी काफी सारी वैकेंसी खाली हो सकती है। उसके बाद में ALP की पोस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, ALP के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि DFCCIL में पहली बार वैकेंसी आने वाली है। ALP की भी इन्होंने टोटल मिला करके 2612 पोस्टें बताई है और इन्होंने RT में क्लियर बताया है भी DFCCIL में इससे पहले ALP की पोस्ट थी ही नहीं, क्योंकि रेलवे के जो लोको पायलट थे उसी से DFCCIL अपना काम चला रहा था। अभी इन्होंने 2612 पोस्ट है वो नई क्रिएट की है, और नई क्रिएट क्यों करते हैं, भर्ती निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो टोटल इसी हिसाब से इन्होंने RTA के अंदर वैकेंसी बताई है। जब तक वैकेंसी आएगी तो ये तो मान के चलिए इतनी इतनी पोस्ट है, इनमें तो आएगी भर्ती, हो सकता है पोस्टें और ज्यादा एड ऑन हो जाए। ठीक है, अब दोनों पोस्टों के लिए कौन कौन आवेदन करेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों दोनों चीजों के सब चीजों के बारे में इन दोनों चीजों को साथ में लेके चलूंगा। देखिए सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। MTS की पोस्ट के बारे में भी कौन आवेदन करेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो अगर आपने IIT कर रखी है 1 ईयर की, 1 साल का कोर्स कर रखा है IIT का किसी भी ट्रेड में, तो आप आवेदन कर पाओगे। भी MTS की पोस्ट है 2018 वाला नोटिफिकेशन देखें ना, तो यहाँ पे 4 प्रकार की MTS की वैकेंसी थी। MTS की सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी थी, MTS की इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी थी, MTS की सिविल के लिए वैकेंसी थी और MTS की ऑपरेशन के लिए वैकेंसी थी। जो गेटमैन और पॉइंटमैन होते हैं ना उनके लिए वैकेंसी थी। तो MTS की 4 प्रकार की वैकेंसी थी। अब बात ये आती है कि सर इनमें आवेदन करने के लिए ट्रेड कौन कौन सी होगी, तो नोटिफिकेशन के अंदर 2018 वाला नोटिफिकेशन है ना, इसके अंदर स्पष्ट लिखा है भी जितनी भी पोस्टें थी ना, जैसे कि 4 प्रकार की MTS की पोस्ट बताई थी, तो उसमें ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल वाली जो पोस्ट है तो उसमें IIT इलेक्ट्रिकल वाला आवेदन करेगा, ऐसा नहीं है। IIT 1 साल का कोर्स आपने किसी भी ट्रेड में कर रखा है ना, तो आप केवल एक फॉर्म MTS के लिए आवेदन करोगे। उसके बाद में जो अलग अलग इन्होंने 4 प्रकार की पोस्टें बताई थी, तो फॉर्म भरते टाइम आपको प्रीफरेंस इन्होंने मांग रखा था। मान लीजिए कि किसी ने पहले इलेक्ट्रिकल वाली भर दी, उसके बाद में सिविल वाली भर दी, उसके बाद में SNT वाली भर दी और उसके बाद में जो अपनी
ऑपरेशन वाली जो वैकेंसी है उसका प्रेफरेंस दे दिया। तो 1 साल की आईटी आपने किसी भी ट्रेड में कर रखी है, कोई भी एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप नहीं चाहिए, एमटीएस की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर पाओगे। आपकी जो आईटी है वो मिनिमम 60% के साथ में होनी चाहिए। एससीबीटी और एनसीबीटी वाले दोनों बच्चे वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी एमटीएस की, जब भी भर्ती आएगी एमटीएस की, उसके अंदर सभी 1 साल की आईटी वाले बच्चे आवेदन करेंगे। अब बात यह आती है कि सर टेक्निकल कहां से आएगा अगर सभी ट्रेड वाले बच्चे आवेदन करेंगे तो उसके बारे में अपन यहां पे सिलेबस के अंदर बात करने वाले हैं। उसके बाद में क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें एएलपी में। दोस्तों एएलपी को लेकर के अभी तक रूल रेगुलेशन के बारे में डीएफसीसीएल ने कुछ भी नहीं बताया और डीएफसीसीएल में इससे पहले एएलपी की वैकेंसी आई नहीं है। अब देखिए डीएफसीसीएल है, ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डिपार्टमेंट है, तो सीधी सी बात है ज्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि डीएफसीसीएल में एएलपी की वैकेंसी आएगी, उसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक उसी प्रकार से रह सकती है जिस हिसाब से रेलवे लोको पायलट की रहती है। यानी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान के चलिए आईटी वाले बच्चे आवेदन करेंगे, उसके बाद में डिप्लोमा वाले बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे और उसके बाद मेरे हिसाब से बीटेक वाले बच्चे ये भी आवेदन करेंगे। हालांकि फाइनल तो अपने को जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, लेकिन 99% रेलवे का डिपार्टमेंट है, तो जिस हिसाब से लोको पायलट रेलवे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है ठीक उसी हिसाब से चीजें मेरे हिसाब से रहने वाली है। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों डीएफसीसीएल में एज लिमिट का रूल यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। अदर डिपार्टमेंट में देखें ना तो जो बड़ी पोस्टिंग होती है उनमें आयु सीमा ज़्यादा रखी जाती है और जो छोटी पोस्टिंग होती है उनमें जिनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम होती है तो वहाँ पे आयु कम रखी जाती है। लेकिन डीएफसीसीएल में उल्टा सिस्टम है। यहाँ पे देखिए अपन एमटीएस की बात करें ना तो इसके अंदर तो एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई यहाँ पे 18 से लेकर के 33 वर्ष तक। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, SC/ST को 33 + 5 साल, ओबीसी को 33 + 3 साल यानी कि 36 साल तक के बच्चे आवेदन करेंगे। और अदर जो वैकेंसी आती है ना डीएफसीसीएल में, जैसे कि अपनी आगे जूनियर एजुकेटिव की वैकेंसी आ गई आईटी वाले बच्चों के लिए, एजुकेटिव की वैकेंसी आ गई डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, तो उसमें आपकी एज लिमिट है वो 30 वर्ष रखी जाती है अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो एमटीएस में तो 33 वर्ष तक के अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे आवेदन करेंगे, लेकिन लोको पायलट की वैकेंसी आएगी तो हो सकता है अधिकतम आयु सीमा ये 30 वर्ष रखते हैं और SC और ST 35 साल हो जाएगी और ओबीसी वाले बच्चे 33 वर्ष तक के आवेदन कर पाएंगे। जिस हिसाब से डीएफसीसीएल का एज का जो मेथड है वो पहले से चल रहा है, क्योंकि एमटीएस की वैकेंसी को छोड़ दें तो इससे ऊपर की जितनी वैकेंसी आती है उनमें अधिकतम आयु सीमा ये 30 वर्ष रखते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। 700 के आसपास में एमटीएस की पोजीशन होगी और 2600 के आसपास में आपके करंट का जो इनकी वैकेंसी खाली है उसके हिसाब से देखें तो इस हिसाब से टोटल मिला करके आप मान के चलिए लगभग 3200, 3300, 3500 के आसपास में टोटल वैकेंसी रह सकती है। ये चीजें मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको तैयारी है वो पहले से करनी होती है। लगभग मान के चलिए 70%, 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नोटिफिकेशन जब आ जाता है तो उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो टारगेट अपना पहले से रखिए ना, गोल पहले से फिक्स होना चाहिए, उसके रास्ते पे आप चलोगे तो सफलता थोड़ी सी आसानी से मिलेगी ना। चलिए उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले एमटीएस के अगर अंदर अपन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ना तो सीबीटी आपका एग्जाम होगा प्लस आपका फिजिकल टेस्ट होगा। क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होने वाला है। सीबीटी एग्जाम की अगर अपन बात करें, चलिए सीबीटी एग्जाम के सिलेबस के बारे में अपन बात कर लेते। इसमें जो सिलेबस रहता है ना, मैथ के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद में रीजनिंग के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद में मैथ, रीजनिंग और जीके तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा। जीके टोटल मिलाकर के आपको 120 नंबर के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 यानी कि 0.25 रहने वाली है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा भी अलग अलग ट्रेड वाले बच्चे हैं वो एमटीएस के अंदर आवेदन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईटी लेवल का जो टेक्निकल है वो एमटीएस की पोस्ट में पूछा ही नहीं जाता है, केवल नॉन टेक रहता है जिसके अंदर मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, सभी आईटी वाले बच्चों के लिए बराबर होता है। तो अलग अलग ट्रेड का यहाँ पे टेक्निकल शामिल नहीं किया जाता है। 120 नंबर का पेपर रहता है और आपको यहाँ पे टाइम है वो मेरे हिसाब से एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 3 घंटे का रहता है। 0.25 है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, उसके बाद में
और आपका फिजिकल है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में एएलपी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फिजिकल की अगर अपन बात करें ना, तो सबसे पहले जो बॉयज़ है ना, बॉयज़ को क्या करना होगा, 35 kg का जो वेट है वो आपको 100 मीटर तक लेके चलना होगा। और कितना टाइम दिया जाएगा इसमें, 2 मिनट। कितना दिया जाएगा, 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्या होगा कि 1000 मीटर रनिंग करनी होगी, यानी कि 1000 मीटर की आपको दूरी तय करनी होगी, दौड़ करनी होगी। और इसको पास करने के लिए आपको 4 मिनट और 15 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। ये तो हो जाएगा बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए अगर अपन बात करें तो ये जो वेट है ये आपका 35 की जगह 20 kg हो जाएगा। और ये जो रनिंग है 1000 मीटर ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे उनको 5 मिनट और 40 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एमटीएस का। अब एएलपी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें ना, तो सीधी सी बात, अभी तक तो इन्होंने सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं बताया, लेकिन रेलवे वाला अगर सेम मेथड ये फॉलो करते हैं तो वहां पे क्या होता है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और साइंस है, इनके पर्सन पूछे जाते थे। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि डीएफसीसीएल में कोई सी भी पोस्ट का एग्जाम हो तो 120 नंबर के पर्सन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है एएलपी के अंदर मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके इन सब के टोटल मिलाकर के आपसे 120 नंबर के 120 पर्सन पूछ ले। और उसके बाद में एमटीएस है, इसके अंदर मैथ, रीजनिंग और जीके रहता है, इसमें साइंस नहीं रहता। तो इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 इसमें भी होती है, और एएलपी के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग तो जब भी वैकेंसी आएगी तो होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चीजें मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो आगे अपना टारगेट लेके चलते हैं, गोल लेके चलते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे एएलपी की तैयारी कर रहे होंगे ना, एएलपी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए तो सिलेबस तो सेम ही है ना। चाहे एमटीएस की बात कर ले, तीनों सब्जेक्ट ये उसके अंदर रहते हैं। चाहे अपन एएलपी डीएफसीसीएल वाले एएलपी की बात कर ले तो रेलवे एएलपी है, उसका सेम सिलेबस है। ये जहां तक मुझे अनुमान है फॉलो करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये वैकेंसी डीएफसीसीएल की तरफ से जल्दी ही आने वाली, जैसा कि इन्होंने आरटीई के अंदर रिप्लाई दिया है भी नियर फ्यूचर के अंदर ये जो भर्ती है ये डीएफसीसीएल की तरफ से करवाई जाएगी। अब नियर फ्यूचर का मतलब मान के चलिए भी चुनाव है तो ये भर्ती आएगी तो 23 के अंदर ही आएगी। अब मंथ तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी ये जो सब्जेक्ट है इनको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।